नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा खास तौर पे 2014 के बाद लगातार ये कहा जाता है 70 साल में पहली बार, 70 साल में पहली बार। लेकिन अभी एक ऐसी घटना घटी है जो 80 साल में पहली बार हुई है। जी, देश के वित्त मंत्री, बल्कि महिला हैं तो देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर हुई है। और एफआईआर भी कोई छोटी मोटी चीज में नहीं हुई है। एफआईआर जो हुई है उसमें सीधे जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। सारा मामला यह है कि आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इलेक्शन के ठीक पहले आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कह दिया था कि यह इल्लीगल है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का उस समय जो पूरा खेल खुला था, मैंने भी कई मुद्दों पर बहुत डिटेल में बात की थी, उसमें वो वसूली के लिए इस्तेमाल जैसी चीज लग रही थी। यानी ईडी की रेड पड़ी। ईडी की रेड पड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पार्टी को ढेर सारा पैसा दिया गया। किसी ने 50 करोड़, किसी ने 25 करोड़, किसी ने 10 करोड़, और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। या फिर यह हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड देने के तुरंत बाद कोई बड़ा ठेका मिल गया। ये सारी चीजें मीडिया में खुल के आई थी, इस पर बात हुई थी। होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों की जांच करवाता और यह देखता कि क्या सरकार ने, और सरकार जब मैं कह रहा हूं तो इसमें केवल एक सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी एक पार्टी ने नहीं लिया था, लगभग सभी पार्टियों ने लिया था। ममता जी को जबरदस्त इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था, कांग्रेस की सरकारों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था। तो सारी जांच होनी चाहिए थी कि क्या इन सरकारों ने वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज किया, क्या इन सरकारों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कंपनियों को फायदा पहुंचाया। यानी एक लाइन में अगर कहें तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड घूस बन चुका था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल तो घोषित कर दिया, इस तरह की कोई जांच नहीं कराई। जांच अगर कराते तो शायद बहुत सारे लोग फंसते। यही वजह थी कि आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद, जिसे जेएसपी कहते हैं, उसके सह अध्यक्ष हैं आदर्श अय्यर। वो गए कोर्ट में और कोर्ट में उन्होंने ये अपील की कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री थी उस समय, अभी भी हैं, और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाए। और बेंगलुरु कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले यह मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। यानी देश के इतिहास में निर्मला सीतारमण जी वो पहली वित्त मंत्री हो जाएंगी, केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगी, जिसके ऊपर जबरन वसूली जैसे और आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये लंबी बात होगी, लेकिन फिलहाल मुकदमा दर्ज होना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह मुकदमा कोई ऐसा नहीं है कि कोई गया और कोर्ट ने दर्ज कर लिया। ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई केस बनता है कि नहीं बनता है, इसकी जांच के बाद बेंगलुरु कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया है। आप सोच सकते हैं कि यह सीरियस मामला है। वैसे जब यह बात चल रही थी तो मुझे याद यह आया कि निर्मला सीतारमण जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी। जब उनसे पूछा गया था कि आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकूं। तो जाहिर है कि वो ये कहना चाह रही थी कि मैंने इतनी ईमानदारी से पिछले 5-10 साल काम किया है कि मैं इतने पैसे नहीं बचा पाई हूं कि इलेक्शन लड़ सकूं। इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, हालांकि दूसरे लोगों का यह कहना था कि सीट हारने की चिंता थी, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगी, इसलिए शायद वो चुनाव में नहीं गई। लेकिन कुल मिलाजुलाकर चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। राज्यसभा की मेंबर हैं और राज्यसभा की मेंबर होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उनको वित्त मंत्री बनाया। अब निर्मला सीतारमण जी के पति परकला प्रभाकरन, ये बहुत मजेदार है कि जहां निर्मला सीतारमण जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक नेता हैं, समर्पित नेता हैं, वित्त मंत्री जैसे पद पे हैं, वहीं उनके पति परकला प्रभाकरन वो भी अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। वो लगातार ये सारा घोटाला जो चल रहा था, इस घोटाले पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया और बाकायदा डेटा पेश किया कि कैसे अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती या गिनती की धांधली नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती।
खैर, परकला प्रभाकरन और निर्मला सीतारमण का किस्सा आप सब लोग जानते हैं। दोनों लोग राजनीति के अलग अलग ध्रुव पर हैं, ये सब हमें पता है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि क्या इस मुकदमे के बाद निर्मला सीतारमण को अपने पद पर बने रहने का हक है। हालांकि एक और बात यहां पर बता दूं कि ज्यों ही ये मामला आया, ज्यों ही ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके तुरंत बाद निर्मला सीतारमण जी की आवाज बदली बदली लग रही है। निर्मला सीतारमण जी को आप जानते हैं, बेहद तुर्श हैं, बेहद तीखा बोलती हैं, एकदम जो बोलना होता है बोल देती हैं, कई बार सामने वाले का अपमान कर देती हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें एक व्यापारी जिसने सवाल उठा दिया था कुछ, उस व्यापारी को बाकायदा निर्मला सीतारमण से माफी मांगते हुए देखा गया। इसके पहले भी आपने देखा है कि कई कार्यक्रमों में जब लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने इतना तीखा जवाब दिया कि लोग चुप हो गए। संसद के अंदर भी वो बेहद तुर्श तरीके से बोलती हैं। जब प्याज का दाम बढ़ रहा था, लहसुन का दाम बढ़ रहा था, उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती इसलिए मुझे नहीं पता। अब ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आप देश की वित्त मंत्री हैं, पूरे देश में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आप नहीं खाती हैं इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, आप खाइए ना खाइए, इस देश की जनता तो प्याज लहसुन खाती है ना, उसके ऊपर तो फर्क पड़ रहा था। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने उसका जवाब देने की जगह बल्कि एक लाइन में टाल दिया कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं पता कि कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, या मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने टैक्स की रेट्स इतनी बढ़ा दी हैं कि पूरा देश परेशान है। कभी कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, लोग परेशान रहते हैं। जो तमाम सारे यूट्यूबर्स सड़क पर जाकर वीडियो बनाते हैं, उसमें तमाम इस तरह के लोगों की बातें आती रहती हैं कि व्यापारी परेशान है। आखिर जिस व्यापारी ने शिकायत की होगी, जिसको माफी मांगनी पड़ी होगी, वो भी टैक्स को ही लेके गया होगा, जिस तरह से जीएसटी और दुनिया भर के टैक्स लादे गए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कभी इन टैक्सों को कम करने की बात नहीं की, लेकिन इस मुकदमे के तुरंत बाद उनका एक भाषण, बल्कि उस भाषण की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि टैक्सेस को कम करना मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। I want to humbly submit, reducing the burden of taxation is one thing which I will have to address, and I concede more can be done. I will try to make it. यानी जब केस हो गया है उनके ऊपर, उसके बाद शायद उनको एहसास हुआ है कि वित्त मंत्री के रूप में जनता के प्रति जो उनका जवाबदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि चीजों की कीमतें कम हो, प्राइसेस कम हो, और साथ में जो टैक्स स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बना दिया गया है उसको थोड़ा ईज किया जा सके, लोग थोड़ा सा कम टैक्स दे, लोगों को थोड़ा टैक्सों में राहत मिल सके। खैर, इस शिकायत में जो बात है वो थोड़ी सी समझने वाली बात। इसमें 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया है। मतलब कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी की सहायता से 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। अब इस शिकायत में जो नाम लिया गया है वो एल्युमिनियम और कॉपर की जो बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, मेसर्स स्टारलाइट एंड मेसर्स वेदांता, इनका एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 यानी 230.15 करोड़ जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले। और इसके बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिल गए तो उनको फायदा पहुंचाया गया। इसके पहले उनके यहां ईडी की टीम पहुंची थी। यह सारा कुछ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें है। यानी पूरा मोडस ऑपरेंडी पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या समझ में आता है। आप एक व्यापारी हैं, आपके पास ईडी पहुंचती है, ईडी आपके यहां जांच शुरू करती है, उसके बाद आप जाते हैं पार्टी दफ्तर में जाकर या पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे देते हैं, मान लीजिए 5 करोड़ का या 10 करोड़ का। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी के खाते में पहुंच जाता है या पार्टी के पास पहुंच जाता है तो ईडी अपनी जांच बंद कर देती है। अब ये जो पूरा खेल था, ये भारत के इतिहास में, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में अपने तरह का अजीब खेल था। और जब जब कोई गया कोर्ट में यह जानना चाहने के लिए कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से सरकार को कितना पैसा मिला है, पार्टी को, सरकार को तो नहीं मिलता है, पार्टी को कितना पैसा मिला है, तो कह दिया गया कि जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है।
और मजेदार बात यह कि इसके साथ दावा किया गया कि ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए यह लाया गया है। कहा यह गया कि पहले कैश में पैसा, ब्लैक की मनी यहां लगती थी, अब जो है पार्टियां जो पैसा लेंगी वो कैश में नहीं लेंगी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड में लेंगी, जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हो उल्टा रहा था, ब्लैक की मनी आराम से दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा का पूरा इस्तेमाल था वो इस्तेमाल व्यापारियों पर और बाकी लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया गया। सीधा पैसा लेने की जगह इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा गया, ये कहना है इस एफआईआर का। और यही सारी बातें हो रही थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया था। अब यह मामला सामने आ गया है, मामला चलेगा, कोर्ट में मामला चलेगा, दोनों तरफ से दलीलें जाएंगी और कोर्ट में और भी कई सारे राज खुलेंगे। लेकिन जब कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है तो क्या वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? वित्त मंत्री के रूप में वो आज भी ईडी को प्रभावित कर सकती हैं। वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पावर है उनके पास, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और आमतौर पर होना यह चाहिए कि जब आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें किसी को प्रभावित ना कर पाएं। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को जमानत नहीं दी जाती है कि अगर जमानत लेकर बाहर चले जाएंगे तो फिर ये प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को, बाकी लोगों को। क्या इसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर, निर्मला सीतारमण जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या अभी तक निर्मला सीतारमण जी को अपना पद छोड़कर यह नहीं कहना चाहिए कि जब तक मैं बिल्कुल क्लीन बाहर नहीं निकल आऊंगी तब तक इस पद पर नहीं बैठूंगी? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं कि वास्तव में कोई गड़बड़ हुई है। अभी तो जांच शुरू हुई है, जांच से पता चलेगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फैसला होगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो उसमें निर्मला सीतारमण सीधे जिम्मेदार हैं कि नहीं है, यह सारा कुछ तो कोर्ट फैसला करेगा, हम उसके लिए कोई नहीं होते हैं। लेकिन जब यह जांच चलेगी, जब यह मुकदमा चलेगा, उस समय जब आरोप आपके ऊपर लगा है, और आरोप भी कोई ऐसे ही नहीं लग गया है, आरोप की जांच हुई है, जांच के बाद बेंगलुरु कोर्ट ने इसको माना है कि यह मुकदमे लायक है, तब एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे में क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब निर्मला सीतारमण के ऊपर यह आरोप लगा है तो क्या यह आरोप मंत्रिमंडल का मुखिया होने के चलते प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंचता? क्या प्रधानमंत्री मोदी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, अगर उनके समय में यह सारा कुछ हुआ है तो क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? और आखिरी बात यह कि ये जो हम लोग कहते हैं कि ये बॉल जो रोलिंग हो गई है, बॉल जो निकल गई है, ये आज नहीं तो कल बीजेपी के टॉप ब्रास तक तो पहुंचनी है। ये जो एक मुकदमा हो गया ये नजीर बनेगा, और इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर कई सारे मुकदमे हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा चिट्ठा खुला पड़ा है, डेटा सबके सामने है। क्या ये बीजेपी के लिए एक नया संकट पैदा करने वाला है? अगर मान लीजिए आने वाले समय में 5 लोगों के ऊपर मुकदमा होता है और उसमें से एक मुकदमे में भी नेगेटिव फैसला आ गया, तो क्या यह बीजेपी के ऊपर असर नहीं करेगा? एक लोकतांत्रिक समाज में तो करना चाहिए था, क्योंकि सीधे सीधे जनता का पैसा है, ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन जहां धर्म के लिए लोग पगलाए हुए हों, वहां आपको लगता है किसी आरोप का किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? जिस देश में मंदिरों के लड्डू के मिलावट के मुद्दे पर तो देश भर में बवाल हो जाता है, लेकिन दवाओं में मिलावट का मामला आता है। एक कंपनी ने जो पैरासीटामॉल बनाया था, पैरासीटामॉल के ऊपर कोई बात नहीं थी, पहली बात यह समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पैरासीटामॉल बनाती हैं, लेकिन एक कंपनी जिसने पैरासीटामॉल बनाया था उसका पैरासीटामॉल गलत पाया गया। सरकारी अस्पतालों में जो एंटीबायोटिक भेजा गया था उसमें स्टार्च निकला। तो इसके ऊपर जो दवाओं में मिलावट थी जिससे सीधे आपके जान पर असर पड़ता है, कहीं कोई बात नहीं हुई। जब देश ऐसा हो गया है कि अपनी चिंता है ही नहीं, बस धर्म के नाम पर नफरत 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 जितनी फैलाई जा सके उतनी फैलाई जाए, तो आपको क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण के ऊपर जो ये केस हुआ है या आगे और लोगों के ऊपर केस हो सकता है, इससे देश को, देश के समाज को और हमारे गोदी मीडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बताइएगा जरूर कमेंट में। और अगर वीडियो आपको लगे जरूरी है तो दूर तक अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम पूरी निर्भीकता के साथ निडर होकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।